नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स अगेन एक बहुत बड़ा सा चैप्टर, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ के जाएं, क्या क्या पढ़ के ना जाएं। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर दोबारा से थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन जो है वो आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या हमें देख कर जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट थर्मोडायनामिक्स। जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो देखो, शुरुआत होती है यहाँ पर आपकी जीरोथ लॉ से, जो मेरे हिसाब से सभी लोगों को याद रहता है। उसके बारे में कोई बहुत मतलब उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिक शुरुआत जो होती है वो आप लोगों की असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही होती है। और फर्स्ट लॉ की इक्वेशन सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसी इक्वेशन में जो टर्मिनोलॉजी लिखी है ना, इसी टर्मिनोलॉजी को तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना होता है। तो जो आप लोगों ने केटीजी के अंदर सीखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, और उन वाले प्रोसेसेस के वर्क डन क्या होते हैं, उन वाले प्रोसेस के लिए आपकी हीट जनरेटेड क्या होती है, वेदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर डी क्यू आप लोगों की होती है हीट, डी यू आप लोगों की होती है इंटरनल एनर्जी, और डी डब्ल्यू होता है आप लोगों का वर्क डन। तो सारे प्रोसेसेस का वर्क डन आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आप लोगों के लिए वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, तो सभी प्रोसेस का वर्क डन, सो वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, है ना भाई। वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद में इंटरनल एनर्जी का सिंपल जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आप लोगों को जगह जगह पर काम आता रहता है, जिसमें हम लोग एनसीवी डेल्टा टी वगैरह लिखते रहते हैं। ठीक है, सीवी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, ये हम लोग केटीजी के अंदर पहले ही देख कर आए हैं। तो सीवी सीपी जितना भी पोर्शन है वो आपने वहां पर पढ़ लिया है। एफ बाय टू आर, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर, ये सारी चीज आप लोग जानते हैं। गामा के बारे में आप लोग जानते हैं। मिक्सचर्स में आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है, तो मिक्सचर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस और वर्क डन बाय पीवी ग्राफ, समझ गए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। तो वर्क डन अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, जिसमें आपके आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक सब हो गए, और साथ में ग्राफ्स के थ्रू वर्क डन को कैलकुलेट करना, दो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाते हैं इस वाले चैप्टर के। ठीक है, जब ये पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर हमें हीट रिजेक्टेड और हीट गिवन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम को हीट दी गई है या सिस्टम से हीट ली गई। सिस्टम ने हीट को रिजेक्ट किया है, इन दैट केस क्यू की वैल्यू को नेगेटिव किया जाता है ना। ऐसे ही वर्क डन का केस होता है। केमिस्ट्री से रिलेट करके मत चलना, यहां पर वर्क डन के केस यहां पर ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना, सिस्टम वर्क डन कर रहा है या आप सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस अगेन यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से यहां पे कई बार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो अपने को ये पता हो एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा होता है, फास्ट होता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या क्या अलग अलग होती है, टी और वी का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो पी और टी का रिलेशन, टी और वी का रिलेशन, पी और वी का रिलेशन, ये सारे रिलेशन आप लोगों को एडियाबेटिक प्रोसेस के एकदम रटे हुए होने चाहिए। वहां डिराइव करने के लिए अगर बैठ गए तो फिर डिराइव ही करते रहो, और तो भी आंसर आप लोगों का गलत आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ करना नहीं है जिसके अंदर हम फंस जाए। ठीक है, तो ये पोर्शन आ गया आपका मेजर मेजर, है ना। इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ। जब हम लोग सेकेंड लॉ वाले पोर्शन की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ के पोर्शन के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हीट इंजन। सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं। तो हीट इंजन, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल, डायरेक्ट क्वेश्चन सालों से पूछ रहे हैं, और एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर्स के लिए। तो आप इतना पोर्शन अच्छे से देखिए। ये वाले पोर्शंस को अगर आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें यहां से पता लगती रहेंगी, जो असल में बहुत ही आसान है। ठीक है, इस चैप्टर का एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन आने की बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी होती है, वो आप लोगों का होता है बेटा पीवी ग्राफ। कौन से वाले? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक वाले।
इसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों के, हाँ एक्सपेंशन भी और कंप्रेशन भी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भाई अगर आपकी मोनोएटॉमिक गैस है तो क्या होगा, डायटोमिक गैस है तो क्या होगा, ये सब बातें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाले जो आपके पीवी ग्राफ्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे दो आइसोथर्म्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, परंतु दो एडियाबेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं। साथ में हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के वर्क डन भी निकालते हैं, किसके अंडर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, कौन से ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा होगा, कंपैरिजन भी पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने ये वाले पार्ट्स को मिस आउट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो गामा आपको निकालना आना चाहिए, गामा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोनोएटॉमिक का क्या होता है, डायटोमिक का क्या होता है, पॉलीएटॉमिक का क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये याद होगा, ग्राफ के अंदर पता होगा कि ऊपर कौन आता है नीचे कौन आता है, खुद से पढ़ना, कहीं ऊपर आइसोथर्मल आता है नीचे एडियाबेटिक आता है क्या, सर याद नहीं आ रहा, आना चाहिए। अगर ये देखने के लिए तुम्हें कॉपी खोलनी पड़ रही है तो प्रॉब्लम है फिर पढ़ाई में। आपको अब तक ये याद हो जाना चाहिए था कि ऊपर कौन आता है नीचे कौन आता है, और नीचे में भी पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है। तो आपको एक्सपेंशन कंप्रेशन ये वाले ग्राफ जल्दी से अभी के अभी जाके देख लेना है, अगर आपको जरा भी इसके अंदर अभी डाउट आया तो, ठीक है। तो इसलिए अभी जाओ देखो, कैलकुलेशंस देखो जो आपने क्लास के अंदर की हैं। और मैं आशा करता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आप लोगों का सवाल जो है वो गलत ना हो, क्योंकि सवाल आता है इजी। पहले ही बता रहा हूं, फिर से सवाल आता है इजी। यहां डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना हमारा एफिशिएंसी वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका, क्या एफिशिएंसी बताओ क्या होगी अगर हमारे पास में टेम्परेचर T1 इतना है, सोर्स के टेम्परेचर को T1 लिया जाता है, सिंक के टेम्परेचर को T2 लिया जाता है, एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कर ली जाती है बहुत इजीली। तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी, पर उसके लिए एक बार नोट्स को धड़ 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 पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार पढ़िए नोट्स को अच्छे से, जिससे आप लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो, और इन समस्याओं को दूर करते हुए जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग फिनिश करें। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।